So welcome back. Our next lecture is on the title Structure of Nephron. Before this I have completed the various excretory products. Say the excretory products were CO2 water, ammonia, urea, uric acid, creatinine, bilirubin, biliverdin, that is bile pigments, etc. Second title was modes of excretion. So we have seen that different ways of excreting the nitrogenous waste have been found in animal kingdom. It may be ammonotelism, ureotelism, uricotelism. And our third lecture was on human excretory system, comprising of a pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. तो सर आपण म्हटलं की पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्सवरती बोललो. दुसऱ्या लेक्चरमध्ये 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन पाहिले. तिसऱ्या लेक्चरमध्ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पाहिली. आणि आत्ता माझं जे लेक्चर आहे तो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको नेफ्रॉन समझ में आया, उसका स्ट्रक्चर, तो उस नेफ्रॉन में यूरिन कैसे बनती 3 स्टेप में, फिल्ट्रेशन, एब्सॉर्प्शन, सिक्रेशन, वो समझ में आएगा. तो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नाउ सी, दिस इज अ ग्लोब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. पृथ्वी के गोल के जैसा कैपिलरी का एक जाल, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. इसे हम कहते ग्लोमेरुलस. तो सर, पृथ्वीच्या गोलसारखं कॅपिलरीचं जे जाळं असतं त्याला म्हणून द्यायचं ग्लोमेरुलस. इस ग्लोमेरुलस में ब्लड लाता है अफेरेंट आर्टेरियोल. विच इज़ अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. और यहाँ से ब्लड ले जाएगा इफेरेंट आर्टेरियोल. तो अभी आपको क्या समझ में आया? तो सर, आप ही ने कहा कि पृथ्वी के गोल जैसा कैपिलरी का नेटवर्क जो रहता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस. उसमें ब्लड जो लाता है वो एफेरेंट आर्टेरियोल, जो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है, और वहाँ से ब्लड ले जाता इफेरेंट आर्टेरियोल. सो अफेरेंट इज इनकमिंग, इफेरेंट इज आउटगोइंग. तो क्वेश्चन इज कि इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड आता ही क्यों है? तो भैया सुनो, ये कैपिलरीज जो है दे आर एक्सट्रीमली पोरस, और उस पर छेद है कॉल्ड ग्लोमेरुलर पोर्स, 0.1 माइक्रोमीटर साइज के. तो देखो यहाँ पर आने वाला जो रास्ता है वो बड़ा है और निकलने वाला छोटा है. म्हणजे ग्लोमेरुलर कॅपिलरी नेटवर्कमध्ये रक्त अफेरंट आर्टेरियोल आणतो तो त्याचं डायमीटर जास्त आहे आणि इफेरंटचं कमी आहे. इसका मतलब क्या हुआ? सर, मोर ब्लड एंटर द ग्लोमेरुलस दॅन लीव्स दी. जास्त ब्लड आतमध्ये येते, कमी जातं, और इसीलिए यहाँ पे प्रेशर रहता, और उस प्रेशर की वजह से हमारे ब्लड का होता फिल्ट्रेशन. अब देखो, हमने ये ग्लोमेरुलस तो देख लिया. अब ये डबल वॉल कप है
और इसे कहा गया है बाउमन्स कैप्सूल। सो बाउमन्स कैप्सूल क्या है? तो सर ऐसा डबल वॉल का कप है। इसे बाहरी लेयर है पराइटल और अंदरूनी है विसेरल। सो पराइटल लेयर, विसेरल लेयर, और इन दोनों के बीच में ये है लुमेन या कैप्सुलर स्पेस या यूरिनरी स्पेस। तो ये करता क्या है बाउमन्स कैप्सूल? ये उस कैपिलरी नेटवर्क को एनक्लोज करता है ताकि कैपिलरी में से जब हो फिल्ट्रेशन तो फिल्ट्रेट बाउमन्स कॅप्सूल में आ जाए. म्हणजे ब्लड जेव्हा साफ व्हायला कॅपिलरी नेटवर्कमध्ये येईल आणि रक्तातून जे अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस या नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर आउट होंगे तो वो इस बाउमन्स कैप्सूल में आएंगे. ध्यान रहे इन दोनों को मिलाकर बनती है मालपिघियन बॉडी. तो मालपिघियन बॉडी इज एंटीरियर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. It consists of glomerulus, that is the capillary network, and Bowman's capsule, that is double wall cup. तो देखो ये नेफ्रॉन का मैंने आपको पहला पार्ट बताया. सर ये मालपिघियन बॉडी सारे नेफ्रॉन की कहाँ रहती? रीनल कॉर्टेक्स में. अब ये जो नेफ्रॉन है ऐसे कॉइल होगा, फिर स्ट्रेट यू शेप ट्यूब वापस कॉइल होगा और ये ऐसी कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा. तो भैया यहाँ से यहाँ तक दिस पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल. सो पोस्टीरियर पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल के हम कुछ पार्ट्स करेंगे. ये कॉन्वोलेटेड पार्ट है प्रॉक्सिमल, ये कॉन्वोलेटेड पार्ट है डिस्टल. सो इट इज पीसीटी, डीसीटी और ये यू शेप ट्यूब है लूप ऑफ हेनले. अब ऐसे 5-6 नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते, इसीलिए इसको कहते कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. तो नेफ्रॉन के कौन से 2 पार्ट है? तो दिस इज कैपिटल ए मालपिघियन बॉडी, दिस इज कैपिटल बी रीनल ट्यूब्यूल. तो मालपिघियन बॉडी के 2 पार्ट कौन से हैं? ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल. और रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले. कलेक्टिंग डक्ट क्यों नहीं? सर इट इज शेयर्ड बाय 5 to 6 नेफ्रॉन. अब सुनो, ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है जो ग्लोमेरुलस में से ब्लड को ले जाता, उसकी कैपिलरी जो रहती वो हम लोग उसको डिफरेंट कलर से दिखाएंगे. सो ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल की कैपिलरी है, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल. इफेरेंट आर्टेरियोल की कैपिलरी इस रीनल ट्यूब्यूल के सराउंडिंग एक नेटवर्क बनाती. उस नेटवर्क को कहते पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी. पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी. उसमें से कुछ कैपिलरी लूप ऑफ हेनले को पैरेलल रहती
उसे कहा है वासा रेक्टाई। वासा रेक्टाई। तो अब इसी बात को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता। नाउ सी, a nephron has two parts, Malpighian body and renal tubule. Malpighian body is anterior, renal tubule is posterior. Malpighian body consists of two parts, glomerulus and Bowman's capsule. Renal tubule has three parts, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. अब हर नेफ्रॉन में यूरिन बनती है इन 3 स्टेप्स। सो पहली स्टेप रहती फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ये स्टेप होती है पर्टिकुलरली इन ग्लोमेरुलस एंड विसरल लेयर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। तो हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन अकर्स इन मालपिघियन बॉडी। म्हणजे पहिली स्टेप कोण करते? मालपिघियन बॉडी करते। क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट को साफ करती है। दूसरी स्टेप है री ॲब्सॉर्प्शन। तो युरिन बनवण्याची सेकंड स्टेप असते रिॲब्सॉर्प्शन। ती कुठे होते? रिनल ट्यूब्यूल, म्हणजे PCTमध्येही होते, लूप ऑफ हेनलेमध्येही होते, DCTमध्येही होते। तीसरी स्टेप असते सिक्रीशन, और ये सिक्रीशन मेनली होता है इन PCT एंड DCT। तो आधी फिल्ट्रेशन, म रीएब्सॉर्प्शन, म सिक्रीशन। अब सर ये क्या रहता फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन? तो सुनो, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क है उसमें अफेरेंट आर्टेरियोल ने ब्लड लाया और इफेरेंट ले जाएगा उसमें से। तो जेव्हा ग्लोमेरुलर कॅपिलरीमध्ये ब्लड येतं तर ह्या कॅपिलरीज असतात पोरस, त्याच्यावर छिद्र असतात, और ये जो विसेरल लेयर है ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, तो उसको स्पेशल सेल्स है कॉल्ड पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स। सो पोडोसाइट्स म्हणजे काय? द मॉडिफाइड स्क्वामस epithelial cells with food processes। तो squamous epithelial cell with food processes are called podocytes। Podocytes are present in visceral layer of Bowman's capsule, और उनके बीच बीच में फिर फिल्ट्रेशन स्लिट्स है। तो कॅपिलरीचे छिद्र आणि हे पोडोसाइटचे फिल्ट्रेशन स्लिट हे फिल्टर म्हणून काम करते आणि ब्लडचं होते फिल्ट्रेशन। तो सर फ़ायदा क्या हुआ फिल्ट्रेशन का? सो फ़ायदा ये हुआ नाइट्रोजिनस वेस्ट हैव गॉट सेपरेटेड। नुकसान क्या हुआ? तो सर नुकसान ये होता, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉन सिलेक्टिव है। उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है कि हमने सिर्फ वेस्ट को ही अलग करना चाहिए था ब्लड में से। जिस पदार्थ की साइज कम होगी छेद से वो भी चले जाएगा
ब्लड के बाहेर, कॅपिलरी के बाहेर. म्हणे नायट्रोजिनस वेस्ट तर सेपरेट झालंच, सोबत चूक ही झाली, चले गए यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स. So nutrients like glucose, amino acid, vitamin, water, electrolyte, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये लॉस हो गया. तो सर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का फ़ायदा क्या? वही तो मैंने बोला कि कम से कम नाइट्रोजिनस वेस्ट तो अलग हुआ. नुकसान क्या? तो यूज़फुल सब्सटेंसेस भी खून के बाहर चले गए जो नहीं जाने चाहिए थे. तो फिर गलती सुधारने का मौका मिल गया. मग सर आता अल्ट्रा फिल्ट्रेशनकडनं म्हणजे फिल्ट्रेशनकडनं जी चूक झाली ती कशी सुधरायची? तो देखो भैया, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट जमा होगा उसमें ना आरबीसी है, ना डब्ल्यूबीसी है, ना प्लेटलेट है. क्यों? क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कैपिलरी के होल से बड़े हैं. ये होल 0.1 माइक्रोन के रहते, तो वो तो नहीं गए. अब बची प्लाज्मा. इस प्लाज्मा में है नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूजफुल सब्सटेंसेस, और साथ में है प्रोटीन. तो सर मग प्लाझ्मा चालली जाते का ब्लडमधून? हो, फक्त तिचे प्रोटीन नाही जात. मतलब प्लाज्मा गेट फिल्टर्ड विद द प्रेशर एक्सेप्ट प्रोटीन. और इसीलिए यहाँ पे जो फिल्ट्रेट एकत्रित हुआ उसे कहते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, म्हणजे प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, या प्राइमरी यूरिन. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में आपको क्या समझा? सर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर टू सेपरेट द नाइट्रोजिनस वेस्ट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. इसका फ़ायदा, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैज़ गॉट सेपरेटेड. नुकसान, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो हैव गॉट सेपरेटेड. तो अब देखो सेकंड स्टेप, फिल्ट्रेशन हो गया, वो है एब्सॉर्प्शन. तो हम लोग पीसीटी में से पूरे निकालेंगे हमारे न्यूट्रिएंट्स, गलती सुधार ली. हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, गलती सुधार ली. हम लोग निकालेंगे वॉटर. म्हणजे सर हे जे फिल्ट्रेट पुढे जाईल त्यातून आपण न्यूट्रिएंट्स परत मिळवले, वॉटर परत मिळवलं, सॉल्ट परत मिळवले. दैट इज़ अ सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. लूप ऑफ हेनले में जब फिल्ट्रेट आएगा तो वापस वाटर एंड NaCl हम लोग वापस ले सकते. तो देखो ये जो डिसेंडिंग लिम है, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू सॉल्ट. ये जो असेंडिंग लिम है, इट इज़ परमिएबल टू सॉल्ट बट इम्परमिएबल टू वाटर. अब ये DCT से भी हम वाटर और सॉल्ट्स को एब्सॉर्ब कर सकते, बट एज पर नीड ऑफ द बॉडी. मतलब नहीं समझा सर? देखो आपने वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एब्सॉर्ब कर लिए, समझो 80%, और अब 20% की ज़रूरत है तो DCT से एब्सॉर्ब करो, ज़रूरत नहीं तो लेट इट गो विथ यूरिन. तो एज पर द नीड ऑफ बॉडी ये एब्सॉर्प्शन होता है वाटर सॉल्ट का. दैट इज कॉल्ड फॅकल्टेटिव्ह एब्सॉर्प्शन. म्हणजे आधी ब्लड फिल्टर झालं आणि वेस्ट सेपरेट झाले, पण त्यात युजफुल सबस्टन्स होते ते आपण परत मिळवले. ओके. आता सिक्रीशन. तो
कुछ अनवांटेड सब्सटन्स या सब्सटन्सेस एक्सेस हो गए थे. काही पदार्थ जे अनवॉन्टेड आहे किंवा जे एक्सेस आहे ते ब्लडमध्ये राहिले होते. तो यू मीन कि पूरी गंदगी साफ नहीं हुई? नहीं. या कुछ चीज़ें जो है तो यूज़फुल पर एक्सेस है तो उनका होता है सिक्रीशन. वापस ब्लड से उनको हकाल दिया जाता इन द ट्यूब्यूल. ऐसी 3 स्टेप रहती. तो आता आपल्याला नेफ्रॉन समजला, मालपिघियन बॉडी, रीनल ट्यूब्यूल. अब हम लोग पढ़ेंगे. देखो, each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons. माने हमारी हर किडनी में 1 मिलियन 10 लाख ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे नेफ्रॉन कहा गया. फिगर 19.3. तो चलो हम लोग फिगर देखते हैं. Now see, this is glomerulus, network of capillary. Who carries the blood in glomerulus? Afferent arteriole. And who carries away the blood from glomerulus? Efferent arteriole. So this was glomerulus. Now this double walled cup is called Bowman's capsule. So this glomerulus plus Bowman's capsule is Malpighian body anterior part of nephron. और सारे नेफ्रॉन की मालपिघियन बॉडी कहाँ रहती? मैंने आपको बताया रीनल कॉर्टेक्स में, माने आउटर पेरिफेरी ऑफ किडनी. जैसे ये किडनी है एंड दिस इज अ बाउंड्री. तो यहाँ है ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल माने मालपिघियन बॉडी. ये पीसीटी, ये डीसीटी, ये सारे कॉर्टेक्स में हैं और ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में आ गई. नाउ सी, आफ्टर बाउमन्स कैप्सूल यहाँ से ये जो कॉइल पार्ट है दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल PCT. फिर ये जो यू शेप पार्ट है दिस इज हेनलेज लूप. तो जो नीचे उतरती है लिम दैट इज डिसेंडिंग लिम, जो ऊपर चढ़ती है कॉर्टेक्स में असेंडिंग लिम. सो दिस इज डिसेंडिंग लिम, दिस इज असेंडिंग लिम एंड दिस इज यू टर्न. अब ये है DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट. इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके ओपन होते 5 to 6. और ये जो एक लाल रंग की कैपिलरी का नेटवर्क है दिस इज वासा रेक्टाई. और ये लूप ऑफ हेनले प्लस वासा रेक्टाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर
करंट मेकैनिज्म। तो सर आपने कहा कि वासा रेक्टाई माने ब्लड कैपिलरीज पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले एंड लूप ऑफ हेनले, दोनों मिलके करते काउंटर करंट मैकेनिज्म। इससे क्या फ़ायदा होता? इसकी वजह से हमारी यूरिन कॉन्संट्रेटेड बनती है और वाटर का कंजर्वेशन होता। तो ये पिक्चर हमने देख लिया। So each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron, which are functional units of kidney. Each nephron has two parts: glomerulus, that is network of blood capillary enclosed in Bowman's capsule, and renal tubule, that is a posterior part. Glomerulus is a tuft of capillary gucha formed by afferent arteriole, which is a fine branch of renal artery. The blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole. The renal tubule begins with a double walled cup like structure called Bowman's कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत होती है एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। इट एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। अब देखो, ग्लोमेरुलस अ ग्लोब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी along with Bowman's capsule, a double walled cup. It's called Malpighian body or renal corpuscle. आणि इथे कोणती स्टेप होते मालपिघियन बॉडीमध्ये? आत्ताच सांगितलं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माने खून साफ होता है अंडर प्रेशर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर, रिनल ट्यूब्यूल आगे कंटिन्यू होता टू फॉर्म हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. तो यहाँ मैं आपको रुकवा के बताता कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसमें रहती क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स. प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मध्ये असतात क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल और इन सेल की खासियत ये रहती कि इन पे है माइक्रोविलाई जिससे टेरिबली बढ़ता है सरफेस एरिया. भगवान के लिए सिलिया मत बोलना, माइक्रोविलाई. सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड विथ क्यूबॉइडल epithelial cells with microvilli to form brush border. तो सर उसका क्या फ़ायदा? तो जितना सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंसेस का, तो 70 to 80% अकेली पीसीटी हमको यूजफुल सब्सटेंसेस एब्सॉर्ब करवा के देती. ये उसका फ़ायदा है. सो रिमेंबर, अ ट्यूब्यूल continue further to form highly coiled network called proximal convoluted tubule lined with cuboidal epithelial cells with large number of microvilli to form ब्रश बॉर्डर. हे विसरायचं नाही, हा नीट क्वेश्चन असतो. तो वी सेड द रिनल ट्यूब्यूल बिगिन विथ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल विच एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called Malpighian body or renal corpuscle. Tubule continue further to form highly coiled network called
PCT. Then a hairpin shaped Henle's loop is a next part of tubule. कुठे असतो Henle's loop? Renal medulla मध्ये, which has a descending limb and ascending limb. तो मैंने एडिशनल आपको बताया कि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट नॉट टू सॉल्ट, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट बट नॉट टू वाटर. द असेंडिंग लिम्ब continue as another highly coiled tubular region called DCT. The DCT of many nephron open in a straight tube called collecting duct, many of which, अब ऐसी अनेक collecting duct converge and open in renal pelvis through medullary pyramids and in the calyces. Now see, very important, Malpighian corpuscle, that is glomerulus and Bowman's capsule, PCT and DCT, that is convoluted part of nephron are situated in cortical region of kidney, whereas the loop of Henle डीप्स इनटू मेडुला. अब मुझे आपको दो प्रकार के नेफ्रॉन बताने हैं. आई विल एक्सप्लेन टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन. ध्यान दीजिए, सुनो. फर्ज करो कि ये है ग्लोमेरुलस, ये अफेरेंट आर्टेरियोल, ये इफेरेंट आर्टेरियोल, ये बाउमन्स कैप्सूल. दिस इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट. भैया ध्यान रहे कि ये जो लूप ऑफ हेनले रहता, इसका मेन रोल है वाटर कंजर्वेशन. रिमेंबर, लूप ऑफ हेनले इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर कंजर्वेशन एंड कॉन्संट्रेटिंग यूरिन. सो loop of Henle is mainly involved in water conservation and concentrating the urine. तो सर ज्यांना वाटर कंजर्व करायचं असेल, मतलब जिन्हें फिर वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जैसे कि डेजर्ट एनिमल, दे विल हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. से कांगारू रैट, मैंने कांगारू नहीं कहा, कांगारू रैट, डेजर्ट लिजार्ड, कैमल, सो दे हैव टू कंजर्व द वाटर, सो दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. और सर जिनको पानी की ज़रूरत नहीं है, वन हु डू नॉट नीड टू कंजर्व द वाटर विल हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले. तो one who do not want to conserve the water is not a problem, it is in abundance, so they will have a short loop of Henle. For example, aquatic animal. मग आता काय समजलं सर? तुम्ही म्हटलं लूप ऑफ हेनलेचं काम असते वॉटर कन्झर्वेशन आणि कॉन्सन्ट्रेटिंग द युरिन. ज्याला वॉटर कन्झर्व करायचं आहे त्याला लॉंग लूप ऑफ हेनलेवाले नेफ्रॉन असतात, ज्याला नाही करायचं त्यांना शॉर्ट वाले असतात. तो सर ह्यूमंस की बात करो तो कुदरत ने हमको इतना फेवर किया कि इन ह्यूमन किडनी देयर आर सम नेफ्रॉन विथ
long loop of Henle and some with short loop of Henle. हमारे पास दोनों वाले हैं नेफ्रॉन. अब देखो, फर्ज करो ये किडनी है, ये है बाउंड्री बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला. ज़रा इस नेफ्रॉन को आप देखो. दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ हेनले, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट. अब इस नेफ्रॉन को कहते कॉर्टिकल नेफ्रॉन. क्यों? क्योंकि देखो ना, ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारे पार्ट कहाँ हैं? कॉर्टेक्स में. और लूप ऑफ हेनले कैसा है? शॉर्ट, थोड़ा सा डीप हो गया इन मेडुला. अब जरा इस नेफ्रॉन को देखो. ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट. आता पहा बरं, हे जे ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल किंवा पीसीटी, डीसी कुठे आहे? सर ये तो क्लोज टू मेडुला है. ये पार्ट कहाँ थे? कॉर्टेक्स में. और इसके ज़्यादातर पार्ट कहाँ हैं? क्लोज टू मेडुला. क्लोज माने जक्स्ट्रा. क्लोज म्हणजे जक्स्ट्रा. किसको क्लोज? मेडुला. सो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. इसका लूप ऑफ हेनले कैसा है भैया? वेरी लॉन्ग. तो देखो, अब 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन के हम लोग डिफरेंसेस बताते. सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन इज क्लोज टू मेडुला. कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो रहते, दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, और जक्स्ट्रा मेडुलरी वाले को लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो रहते वो 65 to 85% रहते. जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन रहते 15 to 35%. जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रहते, सो उनका काम है एक्सक्रीशन, दैट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी है, उनका काम है ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज वाटर कंजर्वेशन काम है. कॉर्टिकल नेफ्रॉन कब काम करते? व्हेन द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. जैसे कि विंटर सीजन, जैसे कि रेनी सीजन, हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो नॉर्मल सिचुएशन में काम करते कॉर्टिकल. पर जब कड़ी धूप तपती है, समर सीजन, और हमें वाटर कंजर्वेशन करना पड़ता, तब काम करते वाटर स्ट्रेस के वक्त जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. अब ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, उसमें वासा रेक्टाई रिड्यूस्ड है या एब्सेंट है. सर वासा रेक्टाई म्हणजे द कॅपिलरीज पॅरलल टू हेनलेज लूप, ब्लड कैपिलरीज पैरेलल टू हेनलेज लूप. और यहाँ पर वासा रेक्टाई आर वेल डेवलप. तो ये दोनों में फर्क है.
सो आय सेड माल्पिघियन कार्पसल म्हणजे ग्लोमेरुलस अँड बाउमन्स कॅप्सूल, PCT DCT म्हणजे कॉन्व्होलेटेड पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन आर प्रेझेंट इन कॉर्टिकल रिजन ऑफ किडनी whereas the loop of Henle dips in medulla. ये नीट क्वेश्चन है. Which part of nephron is present in renal medulla? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस. नहीं सर. DCT नहीं सर. बाउमन्स कैप्सूल नहीं सर. वासा रेक्टाई यस सर. लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में रहती वासा रेक्टाई. In majority of nephron, loop of Henle is too short. They are cortical and extend only little into medulla. Such nephrons are called cortical nephron. In some of the nephron, the loop of Henle is very long, runs deep in medulla. These are called juxtamedullary nephron. द इफेरंट आर्टेरियोल म्हणजे कोण सर? जो ग्लोमेरुलर नेटवर्क में से ब्लड ले जाता बाहर. सो इफेरंट आर्टेरियोल आउटगोइंग इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड renal tubule called peritubular capillary. Minute vessel of this network which run parallel to Henle's loop forming U-shaped vasa recti. Vasa recti are absent or highly reduced in cortical nephron. vasa recti या तो नहीं है या फिर बहुत छोटी है इन cortical nephron. तो अब हमने नेफ्रॉन के दो टाइप्स और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया और कौन सी स्टेप कहाँ होती वो भी देखा. अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन. तो मैं 1-2 मिनट में आपको इंट्रोड्यूस करवा देता. देखो, गेहूं दैट इज व्हीट, जैसे आपके हमारे घरों में साफ होते हैं तो माताजी, आई सगळ्यात पहले गेहूं को छानती है, गहू गाळते. क्या उद्देश है माताजी का? सर, आई गहू गाळते तर तिला असं वाटते की बारीक खडे पडले पाहिजे. तो दॅट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ऐसे ही ग्लोमेरुलस एक फिल्टर है, विसेरल लेयर को भी छेद है, तो ये भी ब्लड को फिल्टर करते. अब मुझे बताओ कि वो गेहूं छानने के बाद बारीक कंकड़ पत्थर नीचे गिरे, पर ये भी तो हो सकता कि छोटे छोटे गेहूं भी गिर गए. तो हाँ सर, ये भी हो सकता कि छोटे छोटे गेहूं भी गिर गए. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसी है? नॉन सिलेक्टिव. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव है, मतलब ये हमारा उद्देश्य था नाइट्रोजिनस वेस्ट को साफ करना, पर साथ में चले गए यूजफुल सबस्टन्सेस. जसं गहू गाळताना खळ्यासोबत गहू पडले. आता आई काय करते? सर, निवडून निवडून गहू उचलते. वैसे जो फिल्ट्रेट बनेगा उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस हम लोग रिनल ट्यूब्यूल से निकाल लेते वापस ब्लड में. दैट इज सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. अब क्या गेहूं पूरी तरह से साफ हो गए? नहीं सर, अभी भी कुछ ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के ढेले म्हणजे मोठे मोठे मातीचे खडे चाळणीतून पडलेच नाही, ते काढायचे राहिले. वैसे ही कुछ पदार्थ अभी भी खून में बचे जो वेस्ट है या एक्सेस है, उनको फेंकना माने रीनल सिक
secretion. So ultrafiltration, selective reabsorption, renal secretion, ये 3 स्टेप्स रहती ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. देखो, यहाँ हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ये जो पीसीटी है वहाँ से हमने न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब किए, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्सॉर्ब किए, वाटर एब्सॉर्ब किया, पोटेशियम एब्सॉर्ब किया, बाइकार्बोनेट्स एब्सॉर्ब किया. लूप ऑफ हेनले देखो, descending limb is permeable to water, so water is absorbed. Ascending limb is permeable to electrolytes, so electrolytes are absorbed. अब DCT में electrolytes, water is absorbed but as per need of body. इतना सब होने के बाद भी ज़रूरी है तो इसे फैकल्टेटिव एब्सॉर्प्शन कहते हैं. और वाटर एब्सॉर्ब करना है डीसीटी से तो ज़रूरी है एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसे नहीं आएगा. और अगर NaCl माने सोडियम एब्सॉर्ब करना है तो अल्डोस्टेरॉन हार्मोन ज़रूरी है. सो वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम डीसीटी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वैसोप्रेसिन और एडीएच एंड सोडियम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्डोस्टेरॉन. अब देखो, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर भी एब्सॉर्ब होता एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया. टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, वो मैं बाद में बताऊंगा. पर सर कुछ एरो जो जा रहे हैं अंदर की तरफ, ये तीसरी स्टेप है रीनल सिक्रीशन. ये पदार्थ या तो अनवांटेड है या एक्स्ट्रा हो गए, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, मेनी ड्रग्स, पिगमेंट्स, इनको हम फेंक रहे. ये तीसरी स्टेप रहती. थैंक यू.